हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यासिर जावेद और आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th के बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो बिहार बोर्ड पिछले कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछे हैं और एक तरह से ये गेस क्वेश्चन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से ये आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर जीवों में जनन। हम लोग लगभग 40 क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिले हुए हैं और सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले दोनों क्वेश्चंस हैं। और उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन की तरफ से। तो जैसा कि हमारा जो वस्तुनिष्ठ स्टार्ट है, हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। मतलब ये कायिक कहने का मतलब है कि फ्रेगमेंट में टूट करके या फिर अगर किसी भी पौधे के भाग को काट करके अगर अलग हम लगाएं तो वो लग जाए, और उसके लिए कौन ऐसा प्लांट है जो प्रसार है वनस्पति का जो इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो हम लोग जानते हैं, भोज तारिका में जानते हैं कि हम लोग किसी भी पौधे के पार्ट को काट के अगर हम लोग ज़मीन में लगाएंगे तो ये चीज़ें क्या होगा, नए पौधों का निर्माण हो जाता है। तो ये तो आंसर हो सकता है, मतलब ये कि ऑप्शन हो सकता है, हाँ ये सही है। शल्ककंद बोलते हैं कि जो मतलब बल्ब के फॉर्म में, जैसे प्याज को काट करके हम लोग ज़मीन में गाड़ देंगे तो नए प्याज का बन जाता है। उसी तरह परकंद की बात, परकंद में भी हम लोग किसी भी आलू को इस तरह काट करके अगर हम लोग ज़मीन में गाड़ देंगे तो एक नए पौधे बन जाएंगे। तो ये 3 ऑप्शन से लग रहे हैं कि ये उत्तरदायी हैं किसके लिए, कायिक प्रसार के लिए, कायिक पौधों का जनन के लिए। लेकिन यहाँ मुकुलन जो होता है, जेम्यूल्स होते हैं, ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है। गेम्यूल्स का फॉर्मेशन के लिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ये उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि हम लोग को पूछा ही गया है, गलत निकालना है। तो इसलिए जो गलत है वही हम लोग के लिए सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य में से क्वेश्चन पूछा है, मार्केंसिया के मादा थैलस के एंथ्रिडियोफोर पर एंथ्रिडिया रहते हैं। तो पहली बात तो हम लोग ये जाने कि जो एंथ्रिडिया होता है वो मेल थैलस, क्या होता है, एंथ्रिडिया जो होता है वो मेल पार्ट है, ठीक है। और इसलिए क्या होगा, ये तो असत्य हमको यही लग रहा है कि यही असत्य हो सकता है, क्योंकि जो मादा थैलस की बात कर रही है, मादा थैलस मतलब फीमेल पार्ट, और एंथ्रिडिया क्या है, पुरुष वाला पार्ट है, नर जननांग है। तो इसलिए यही गलत लग रहा है। लेकिन आगे क्या है, कारा एक उभयलिंगी, हाँ हम लोग जानते हैं कारा जो एल्गी होता है क्या, एक उभयलिंगी एल्गी होता है, ठीक है। द्विगुणित अर्धसूत्री विभाजन के बाद युग्मक बनाते हैं, हाँ ठीक है, ये बात भी जानते हैं कि जो 2n जीन होते हैं, जो 2n करेक्टर का होता है, उसको जो 2n होते हैं, 2n को जब वही अर्धसूत्री विभाजन करेगा, मेयोटिक डिवीजन करेगा तो वो क्या बनेगा, n बनेगा। n किसकी बात है, युग्मक की बात होती है, हम लोग जानते हैं ये चीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्लोमाइडोमोनास में अलैंगिक चल बीजाणु होते हैं, मतलब क्या होता है, एसेक्सुअल होते हैं और जू स्पोर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जू स्पोर। कहने का मतलब है कि वो चल बीजाणु क्या करते हैं, वो मूव करने में हेल्प करते हैं। इसलिए क्या होगा, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही निकालना, क्या हम लोग को औसत्य लिखना है। तो औसत्य क्या होगा, मार्केंसिया के मादा थैलस। तो क्या अगर यहाँ अगर नर थैलस होता तो ये फिर सही हो सकता था लाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है। जैसे कि आंसर में दिया हुआ जलकुंभी, बॉस, लेंटेना और पार्थेनियम। हम लोग ये बात पढ़े हैं जलकुंभी के बारे में, जो कि हमारे आसपास तालाब में कहीं देखने को मिलता है। यही क्या किया था, बंगाल में आतंक के तरह के ला के दे दिए थे। क्या हुआ था, जिससे तालाब के मछलियाँ मरने की स्टार्ट हो गई, और मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि इतने ज़्यादा फैल गए थे कि मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, और जिसकी वजह से मछलियाँ मर रही थी। इसलिए क्या कहा गया कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, प्याज में परिवर्धन होता है। हम लोग जानते हैं प्याज क्या होता है, एक बल्ब के फॉर्म में होता है, बल्ब की तरह होता है, और इसको क्या बोलते हैं, बल्बिल के फॉर्म बोलते हैं। इसलिए क्या, प्याज का जो परिवर्धन होगा, प्याज में जो रिप्रोडक्शन होगा किसके द्वारा होगा, बल्ब के द्वारा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अगुणित संरचना। हम लोग जानते हैं अगुणित संरचना का मतलब होता है कि मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें कि कोई भी 2n नहीं है। तो युग्मनज के बारे में पढ़े हैं, युग्मनज जो होते हैं वो 2n में होते हैं, अंडाणु भी होते हैं 2n में होते हैं। लेकिन यहाँ आ गया अगुणित की बात, अगुणित संरचना होती है। और युग्मक के बारे में हम लोग जानते हैं भी क्या है, n है। तो ये 2n है, ये n है और ये n है। तो क्या होगा, इसलिए आंसर नंबर बी और सी विल बी करेक्ट। दोनों क्या होगा, बी और सी दोनों करेक्ट होगा, ठीक है। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात की है।
क्वेश्चन नंबर 6, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? हम लोगों ने पढ़ा है कि मानव गुणसूत्र में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ा होती है। 23 जोड़ा मतलब कहने का मतलब है कि 23 गुना 2 दैट इज इक्वल टू 46। 46 लिए आंसर नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह को अगुणित पादप शरीर होता है? अगुणित कहने का मतलब है कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। आवृत बीजी मतलब बीज जहाँ आ गया, बीज वाले बात जहाँ पर आ गई तो वहाँ पर क्या होगा, 2n स्ट्रक्चर होता है और इसमें भी 2n होगा। टेरिडोफाइट्स के बारे में हम लोग भी जानते हैं। टेरिडोफाइट्स जो होता है ज़्यादातर स्टेज में क्या होता है, 2n के स्टेज में होता है, इसका क्रोमोसोम नंबर 2 होता है। लेकिन ब्रायोफाइट्स में क्या ज़्यादातर स्टेज क्या होता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसलिए बोलते हैं ये पता क्या अगुणित है, मतलब एक गुना में पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, क्या होगा, ब्रायोफाइट्स सही होगा। अब क्वेश्चन है कि मादा जंतु जिसमें मध्य चक्र होता है, मादा जंतु मध्य चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है, मनुष्य में। मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है, मनुष्य में होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, क्या होगा, बी विल बी करेक्ट। अगर यहाँ पर मध्यचक्र होगा मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ बात करें मध्य चक्र की बात करें, मध्य चक्र कहने का मतलब है कि क्या होता है, जो गाय भैंस होते हैं इनमें क्या होता है कि एक लैंगिक जनन करने की क्षमता एक वक्त में स्टार्ट हो जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं मध्य चक्र कहते हैं। ये चीज़ें किस में देखने को मिलती है, ये चीज़ें हमको गाय में देखने को मिलेगी। किस में देखने को मिलेगी, गाय में देखने। ऐसा हम ये कह सकते हैं कि मध्य चक्र जो क्या होता है, मादा स्तनधारी जो भी पशु, स्तनधारी पशु है उसमें पाए जाने वाला एक चक्र होता है। और ये चक्र जो होता है लैंगिक परिपक्वता जो होता है उससे जुड़ा हुआ होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि ये पाया जाएगा, जैसे गाय में पाया जाएगा, भेड़ में पाया जाएगा, कुत्ता में पाया जाएगा, चूहा वगैरह में ये चक्र पाया जाता है। तो क्या होगा इसमें, किस में हो जाएगा, आंसर नंबर डी विल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो हम लोग पढ़े जबकि निषेचन, बिना निषेचन मतलब निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ग्राफ्टिंग जब भी करते तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग में फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। प्रत्यारोपण करने मतलब बच्चे इसको जब रोपते हैं, कोई पेड़ पौधे को रोप करके करते हैं, काट कर कुछ भी, तो इसमें क्या देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ बात आ जाती है कायिक प्रवर्धन की बात जब आ जाती है, कायिक प्रवर्धन में क्या होता है हम लोग अभी पढ़े कि कायिक प्रवर्धन में क्या, इसमें कोई भी निषेचन की बात नहीं दी है, क्योंकि अलैंगिक जनन की विधि है। किसकी विधि है, अलैंगिक जनन की, और वो दोनों क्या है, लैंगिक जनन की। ये अलैंगिक है, तो अलैंगिक जनन में क्या होगा, कोई भी निषेचन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्राइटिकम एस्टिवम जो एक हेक्सापोलाइट गेहूँ, उसमें क्या होता है? ट्राइटिकम एस्टिवम जो क्या है, गेहूँ है। क्या किसको बोलते हैं, गेहूँ का जो नाम है एक ट्राइटिकम एस्टिवम, उसमें हेक्सापोलाइट है पाया जाता है। इसमें क्या, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 42 होती है, आप ये याद रखेंगे। ट्राइटिकम गेहूं में 42 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब कि 22 जोड़ा पाए जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋतुस्राव किस में होता है? हम लोग जानते हैं ऋतुस्राव किस में देखने को मिलता है, ऋतुस्राव हम लोगों के मनुष्य में देखने को मिलता है। तो क्या होगा आंसर नंबर 1, क्या होगा, मनुष्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द्विखंडन किस में पाया जाता है? हम लोग जानते हैं द्विखंडन जो होता है मतलब बाइनरी फिजन जिसको बोलते हैं। बाइनरी फिजन, जैसे अमीबा की बात करें, अमीबा में सिर्फ फिजन देखने को मिलता है, सिर्फ खंडन देखने को मिलता है। या फिर अगर पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में भी क्या होगा, अमीबा में जो होता है खंडन और विखंडन दोनों होगा, मतलब फिजन भी होता है और फ्यूजन होता है। ठीक, और बाइनरी फिजन भी होता है। पैरामीशियम उसी तरह फ्यूजन और बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इसलिए क्या होगा, आंसर नंबर सी विल बी करेक्ट, ए और बी दोनों होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुणित संरचना, मतलब कौन सा संरचना है जो 2n स्टेज में पाया जाता है? जैसे अंडाणु की बात करें, अंडाणु क्या होते हैं, म्यूटिक डिवीजन करते हैं n क्रॉस में, और भ्रूणपोष जो होता है, भ्रूणपोष भी क्या होता है, n जो होता है n इसमें पाए जाते हैं, इंडोस्पर्म। और युग्मनज जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2n के स्टेज में पाए जाते हैं। जैसे कि जायगोट होंगे, किसको बोलते हैं, जायगोट। अब जायगोट का नाम आप लोगों ने सुना हो, जायगोट स्टेज में क्या होता है, कोई भी 2n के स्टेज में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पादप जलोद्भिद है? जलोद्भिद कहने का मतलब है कि वैसा पौधा जो क्या करे, जल के पर्यावरण में रहने के लिए होता है और उसी पर्यावरण में रह करके वो विकसित करता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जो नागफनी का पौधा क्या जलोद्भिद कैसी कोई जल में नहीं होता, शीशम भी जल में नहीं होता, एकेसिया भी नहीं होता, सिंघाड़ा का पौधा जो होता है वो जल में पाया जाता है, इसलिए वो क्या होगा, जल वाला जलोद्भिद पौधा है। हम लोग पढ़े मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में पुरुषों की बात पूछ रहा है, पुरुषों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 22 होगा,
22 प्लस XY क्या होगा, x मतलब 23 जोड़ा, 23 जोड़ा क्रोमोसोम होंगे, 23 जोड़ा मतलब 22 प्लस XY। तो 22 प्लस XY किसने दिया है, तो 22 प्लस XY, 22 जोड़ा यहाँ पे होगा, 22 जोड़ा होगा, तो 22 गुना 2 जोड़ XY मतलब 44 जोड़ XY। 44 जोड़ XY क्या है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, 44 जोड़ XY होगा, क्योंकि मनुष्य में क्या होता है, मतलब पुरुष में क्या होता है, XY क्रोमोसोम होते हैं, अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि आवृत पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। आवृत बीजी पौधे के जो भ्रूणपोष होते हैं उसमें घुसकर 3n स्टेज में पाए जाएंगे। कितने स्टेज में, 3n स्टेज में पाए जाएंगे। एकदम याद रखना है कि इसमें 3n स्टेज में पाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पौधा है, मतलब वो पौधा जो क्या करता है, कीट को खाता है। नेपेंथिस का नाम हम लोग क्लास 3 से ही पढ़ते हैं। नेपेंथिस जो होता है वो क्या कीट खाने वाला पौधा होता है। इसके अलावा ऑप्शन में क्या है, ड्रोसेरा है और हाइड्रिला। हाइड्रिला ऐसा कीट उट कुछ भी नहीं खाता, लेकिन ड्रोसेरा के बारे में हम लोगों ने देखा है, जैसा क्या होता है, कीट भक्षी पौधा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्या होगा, सी आंसर क्या होगा, सही होगा कि ड्रोसेरा और नेपेंथिस दोनों क्या होते हैं, कीट भक्षी पौधे हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी, उभयलिंगी कहने का मतलब है कि वो पौधा जिसमें कि मेल और फीमेल एक ही इसमें पाया जाता है। किसमें, मेल और फीमेल एक ही, मतलब यूनिसेक्सुअल ऑर्गन। तो किसमें, मुर्गी में ऐसा कुछ देखने को हमको नहीं मिला है। सांप भी अलग अलग होते हैं, सांप ठीक है, मेल फीमेल अलग होते हैं। लेकिन केचुआ की बात करें तो केचुआ में क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थवॉर्म। क्या बोलते हैं, अर्थवॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं। अर्थवॉर्म में क्या होता है, मेल फीमेल एक ही जंतु में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गैमीट का निर्माण को क्या कहते हैं। गैमीट का निर्माण को गैमीटोजेनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, गैमीटोजेनेसिस। क्या कहेंगे, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, कौन से पौधे हैं जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते। जलीय, हाइड्रिला के बारे में पढ़े हैं। हाइड्रिला क्या होता है, जल में पाए, तो इसलिए क्या होगा, ये पाए जाते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। ट्रोपा की पौधा भी पौधा क्या होता है, ये भी जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। नीलंबी का पौधा भी जलीय वातावरण में पाया जाता है। लेकिन बबूल क्या होता है, बबूल क्या जीरोफिटिक प्लांट है। क्या है, जीरोफाइटिक, इसलिए क्या होगा, बबूल किस में पाए जाएंगे, जलीय वातावरण में नहीं, जमीन में पाए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। हम लोग ये बात पढ़े, अदरक में जो होता है जड़ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइजोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, राइजोम के नाम से जानते हैं। राइजोम ये होता है जो राइजोम, ठीक है, जो मतलब ये जड़ कहते हैं। इसका जो स्टेम होता है, स्टेम जो होता है इसका जड़ के फॉर्म में होता है, अदरक का स्टेम। तो क्या होता है, स्टेम होता है। और स्टेम फॉर्म में किसके फॉर्म में होता है, राइजोम के फॉर्म में होता है। जड़ भी नहीं होगा, ट्यूब के फॉर्म में नहीं, बल्ब के फॉर्म में भी नहीं होता। क्या होता है, राइजोम के फॉर्म में प्रवर्धन इसका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में किसमें पादप का काय अगुणित है। कहने का मतलब है कि कौन ऐसा पौधा जिसमें किसका क्या है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। पूरा होल लाइफ स्टेज इसका क्या होता है, ज़्यादातर स्टेज में क्या होता है, n। शैवाल के बारे में पढ़े, शैवाल भी क्या होते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। कवक फंगस के बारे में पढ़े कि n नंबर, ब्रायोफाइट्स भी n होते हैं। बाकी जो होते हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स ये 2n होते हैं। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, कि इनमें से सभी क्या होंगे, कायिक अगुणित होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा जल ये जंगली घास है। क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में कौन सा जल जो है जंगली घास के रूप में काम करता है। ऑप्शन है ट्रापा, हाइड्रिला और जलकुंभी। तो यहाँ बात आ जाती है कि ट्रापा के बारे में हम बोले कि जल का जंगली घास नहीं है, ये क्या है, हाइड्रिला की बात करें जंगली घास के रूप में, और जलकुंभी को भी हम लोग जंगली घास के रूप में देखते हैं। तो इसलिए कि ऑप्शन नंबर डी विल बी एंड सी दिया, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट होगा। ठीक है, पादपों में एम्फीबियन उभयस्थानी किससे संबंधित है। पादपों में एम्फीबियन जो होते हैं उभयस्थानी किससे होंगे, ब्रायोफाइट्स को हम लोग जानते हैं एम्फीबियन और प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये पानी और जमीन पर होते हैं। ये भी कह सकते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, जनन करने के लिए, पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता तो रहता पानी में है, लेकिन आवश्यकता किसके लिए, कहाँ पे होती है, इसको पानी की आवश्यकता जनन करने के लिए। अगला क्वेश्चन का, यीस्ट में मुख प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। हम लोग पढ़े यीस्ट में जो प्रजनन होता है किसके द्वारा होगा, मुकुलन के द्वारा। क्या होता है, बर्ड्स निकल करके एक नए प्लांट का, एक नए ईस्ट का फॉर्मेशन करता है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है। क्या होता है, मुकुलन के द्वारा होता है।
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुणित संरचना, द्विगुणित संरचना की बात करें तो मतलब कौन में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n के क्रोमोसोम के नंबर क्या होंगे, डबल होंगी। तो अंडाणु के बारे में पढ़े, अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं तब ये भी n होते हैं, ये n होते हैं, जब फर्टिलाइज कर देते हैं तो क्या जायगोट का फॉर्मेशन होता है, तब ये 2n बन जाता है, n + n इसमें होता है। तो ये तो n हो गया, ये भी नहीं होगा, ये तो आंसर नंबर सी विल बी करेक्ट। क्या होगा, युग्मनज जो होते हैं, जायगोट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जायगोट क्या होते हैं, 2n संरचना में होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म प्रजनन कराया था, सूक्ष्म प्रजनन की बात करते हैं मतलब माइक्रो प्रोपागेशन जो होता है किसमें, मतलब वो किसमें हमको देखने को मिलेगा। तो ये बात इस जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसमें प्रजनन की बात अगर करेंगे तो उसमें प्रजनन किसमें होंगे, लैंगिक जनन की विधि इसमें कोई नहीं, क्योंकि जो भी लैंगिक जनन वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी जंतु होते हैं या भी पौधे होते हैं, उसमें क्या होते हैं, लैंगिक जनन में सूक्ष्म नहीं होते, बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, इसलिए अलैंगिक जनन तो होगा ही, लैंगिक जनन तो नहीं होगा। इसलिए अगर ए और बी देखें, समान आनुवांशिक गुणों वाले जितने पौधे हैं, समान आनुवांशिक गुण है जिस पौधे में छोटा छोटे देखने को मिलेंगे, तो उसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म प्रजनन कराना आसान होता है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती तब यह क्या कहलाता है, जब संतति की उत्पत्ति एक ही ऑर्गेनिजम्स के द्वारा हो, जब कोई एक ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेंट, जैसे कि मान ले कोई भी ईस्ट है, कोई ऐसा ईस्ट है वो टूट करके एक नया बना लिया, ईस्ट का फॉर्मेशन कर लिया, मतलब एक ही संतति, इसमें क्या दूसरा संतति कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई भी मेल और फीमेल अलग अलग नहीं रहा, एक ही से टूट करके अलग बन गया, तो ऐसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। जैसे कि बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, विखंडन होता है, खंडन होता है, मुकुलन होता है, बाकी क्या होगा, ये अलैंगिक जनन की विधि है। ठीक है, मुकुलन द्वारा किसमें पाया था, मुकुलन किसमें भी हम लोगों ने पढ़ा, ईस्ट में क्या होता है मुकुलन होता है, पैरामीशियम में क्या होता है बाइनरी फिजन होता है, पेनिसिलियम में भी क्या होता है फिजन होता है। ठीक है, ईस्ट में क्या होता है मुकुलन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, अंड प्रजक है, हम लोग जानते हैं अंड प्रजक इसमें से कौन सा, मुर्गी क्या अंडा देती है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, इसलिए क्या होगा, इनमें से सभी क्या अंडा देने वाले जंतु, इसलिए क्या होगा, मुर्गी, सांप और मगरमच्छ तीनों क्या अंडा देने वाले जंतु हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं द्विगुणित, द्विगुणित का मतलब 2n की बात कर रही है। और पराग के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होते हैं, जो पराग होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन करने के बाद जब बनता है पराग, उसको हम लोग बोलते हैं पराग। से कहने का मतलब है कि परागकण निकलता है, जैसे परागकण मिल करके 2n का फॉर्मेशन कर देता है। तो द्विगुणित कौन होगा, ए और बी। अंडा का बारे में जानते हैं, अंडे क्या होती हैं, एन, द्विगुणित नहीं है यहाँ, लेकिन ऑप्शन नंबर क्या होंगे, द्विगुणित है, द्विगुणित है मतलब इसमें ये अंडा जो होता है n होता है, परागकण जो पोलन होता है ये भी n होता है, ये भी n और n होता है। अंडा जो होता है अंडकोश में होता है, ये n स्टेज में होता है, पराग भी n स्टेज में होता है। और यहाँ युग्मनज जो होता है वो जायगोट को बोलते हैं। तो जायगोट क्या है, जायगोट हमेशा याद रखें, जायगोट 2n स्टेज में पाए जाते हैं, इसलिए क्या ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। बाकी ये क्या होगा, इन दोनों में से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है n स्टेज में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी n तो ये भी n, लेकिन ये क्या होता है 2n, यहाँ क्या द्विगुणित है या नहीं होता, तब ये दोनों आंसर होता है, तब से इसी हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर लिखने की बात करती है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति ने इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। तो हम लोग पहले लैंगिक जनन के बारे में पढ़ें। क्या होता है लैंगिक जनन जो होते हैं, जिसमें क्या होता है दो प्रकार के युग्मक होते हैं, मतलब दो चीज़ होते हैं, एक नर युग्मक होते हैं, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट भाग लेते हैं। ठीक है, और अलैंगिक जनन में क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, जबकि अलैंगिक जनन में कोई एक ही ऑर्गेनिज्म से भाग लेगा। पहला अंतर क्या होगा कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें मेल और फीमेल होगा, और अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिजम्स कोई होंगे, वो भाग लेंगे। ठीक है, पहला अंतर हो गया अंतर नंबर 1। दूसरा अंतर क्या है, लैंगिक जनन में निषेचन होता है, जबकि अलैंगिक जनन में नहीं होता है। लैंगिक जनन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। जो भी लैंगिक जनन होगा जिसमें मेल और फीमेल मिलेंगे, जब मेल और फीमेल एग मिलेंगे और स्पर्म मिलेंगे, स्पर्म मिल करके एक नए जब जायगोट का फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा। लेकिन और लैंगिक जनन में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, अब क्या है, लैंगिक जनन से उत्पत्ति संतान को अपने जनक से भिन्न होता है, और लैंगिक जनन में क्या होता है, अपने जो उत्पत्ति होती है किसी के भी थोड़ा सा देखने में भिन्न होते हैं। जैसे कोई माँ बाप का बच्चा देखने को मिलेगा तो वो हल्का सा भिन्न होता है, मतलब सेम टू द कॉपी देखने को नहीं मिलता है, क्लोन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। लेकिन अलैंगिक जनन में जब भी आप देखेंगे तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, सेम टू सेम देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्लोन कहने का मतलब कि जिस तरह का माँ बाप सेम उसी तरह का बच्चा, जिस तरह का पेरेंट के जैसा बच्चा भी होगा। तो इसमें पेरेंट की तरह बच्चा नहीं होता, हो सकता है कलर चेंज हो जाए, किसी का नाक का स्ट्रक्चर अलग हो जाए, आइज़ का स्ट्रक्चर अलग हो जाए, कान अलग हो जाए, तो कान का स्ट्रक्चर हो सकता है थोड़ा सा अलग हो जाए, बड़ा छोटा। तो ये कहता है कि लैंगिक जनन में जो होते संतान होते हैं वो थोड़ा सा जनक से भिन्न होते हैं, थोड़ा सा अलग होते हैं। लेकिन और लैंगिक जनन में टू द सेम, इसमें क्या होता है,
सेम टू सेम अगर हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन के नाम से जानते हैं। तो क्लोन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये है अलैंगिक जनन में, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। अब बात आती है जेम्यूल्स। जेम्यूल्स क्या स्पॉन्ज में पाए जाते हैं। क्या होता है जेम्यूल, क्या होता है स्पंज में पाए जाने वाला एक कलिका है जो क्या करता है, विकसित होने में क्या होता है, जो स्पंज में विकसित होकर के सक्षम होता है। अब अगर जेम्यूल की बात करें, जेम्यूल में क्या होते हैं, इस तरह के जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें क्या होता है, एक चीज़ याद रखेंगे, अक्सर पूछता है किस ऑर्गेनिजम्स के मतलब जो जेम्यूल्स होते हैं, जेम्यूल में क्या मतलब क्या पाया जाता है। हम लोग याद है स्पाइक्यूल्स के नाम से, या काटिकाएँ याद रखें, काटिकाएँ पाई जाती है, अक्सर याद रखेंगे। जो जेम्यूल्स होते हैं, जेम्यूल्स में क्या होंगे, काटिकाएँ पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक तरह से क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन की तरह स्ट्रक्चर होता है। और जेम्यूल जब विस्फोट करके नए ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम लोग ये याद रख सकते हैं कि जो जेम्यूल्स में क्या एक किस्म स्पंज में पाए जाने वाला एक आंतरिक कलिका है। क्या, एक आंतरिक कलिका, इंटरनल कलिका है जो वह स्पंज में विकसित होने के में सक्षम होता है, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखें जो 2 मार्क्स है। ये सब क्वेश्चन क्या है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, लघु उत्तर। ये भी 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिखा है कलिका और पत्र कलिका को परिभाषित करें। मतलब ये भी पूछ सकता है कलिका किसे कहते हैं और पत्र कलिका किसे कहते हैं, लिखें। तो जैसे कालिका के बारे में अगर बात करें तो कालिका को हम लोग बोलते हैं, कलिका को बड्स या बडिंग बोलते हैं। बडिंग क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स है उसमें क्या, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिजम्स है, इसमें एक बड्स के फॉर्म में से फॉर्म हुआ, अगला में जो ये ऑर्गेनिज्म होगा बड्स अलग हो जाएगा और ये ऐसे अलग हो जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, ये विकसित कर जाएगा। तो यही एक पौधे के तने एक छोटा सा पार्श्व या उभार जो फूल जाता है, मतलब एक छोटे में क्या है अंतरस्थ उभार हो जाता है और पत्तियाँ अंकुर में विकसित हो जाती है। क्या होता है, किसी चीज़ में विकसित हो जाता है, कलिका कहलाता है, मतलब बड्स के फॉर्म में निकल जाता है। उदाहरण के लिए कि आलू आदि में क्या होगा, इसी तरह होता है। आलू को जहाँ भी आइज़ होते हैं उसमें क्या होता है, आइज़ वहाँ से बड्स के फॉर्म में निकल जाते हैं, गोल के फॉर्म में निकल जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बड्स कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बल्बिल की बात करें, बल्ब और पत्र कलिका, ठीक है। पर कलिका हम लोग कहने का मतलब है एक कलीनुमा स्ट्रक्चर जो क्या होता है, कलीनुमा स्ट्रक्चर जो बल्ब की तरह दिखने को मिले, नीचे लगेगा, वो क्या करे, वो रिप्रोडक्शन करने में सहायक होता है, उसको पत्र कलिका कहते हैं। क्या कहेंगे, पर कलिका कहते हैं। जैसे लिखा है कि पौधों में पाए जाने वाले वह कायिक संघनित सहायक कली, एक कली होता है पौधों में फूटता है जो प्रजनन में मदद करता है, पर कलिका कहलाता है। क्या, पत्र एगेव या फिर प्याज में आपको देखने को मिलेगा, प्याज में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है उसी के बारे में, बर्ड्स के बारे में ही, कलिका से क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बडिंग किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, बडिंग किसे कहते हैं, मुकुलन से क्या समझते हैं। यही बडिंग, और जैसे कि यहाँ बर्ड लिखा है और यहाँ बडिंग है, यहाँ इसको कलिका बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। तो बडिंग कहने का मतलब क्या है, ये क्या एक अलैंगिक जनन की विधि, जैसे कि ईस्ट में हमको देखने को मिलता है। किसमें, ईस्ट में हमको देखने के डायग्राम में दिख रहा है। ईस्ट में क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर की तरफ एक बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, बर्ड्स बनेगा इस तरह, और बर्ड्स बन करके धीरे धीरे क्या होगा, इसमें इसका सेल भी डिवाइड करेगा। क्या करेगा, इसका सेल भी डिवाइड करके एक सेल वहाँ, सेल डिवाइड 2 सेल बनेगा, एक सेल वहाँ चला जाएगा, एक सेल यहाँ चला आएगा, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे डिटैच हो जाएगा और फाइनली क्या होगा, दोनों अलग अलग होकर के एक नए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का निर्माण कर लेंगे। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन। तो क्या कह रहे हैं, अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव का शरीर में एक छोटा सा उभार होता है। क्या होगा, किसी भी जीव के शरीर में एक छोटा सा उभार देखने को मिलेगा, और यहाँ ये समझ लेंगे इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट भरा रहता है, जैसे स्टार्च न्यूट्रिएंट भरा हुआ रहेगा, जो धीरे धीरे बड़ा होकर जनक जीव से अलग हो जाते हैं। क्या होगा, जनक जीव जो होगा इस जीव से अलग हो जाते हैं और एक नए जीव का निर्माण करते हैं, मुकुलन कहलाता है। क्या होता है, मुकुलन कहलाता है। और ईस्ट और हाइड्रा में ये चीज़ें हमको देखने को मिले, जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ ईस्ट और हाइड्रा, तो ये याद रखें, मुकुलन जो होता है ईस्ट और हाइड्रा में देखने को मिलता है। ये ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन होगा कि मुकुलन किस में देखने को मिलता है, ईस्ट और हाइड्रा में से। वहाँ हम लोग पढ़े ईस्ट में देखने को मिलता है, तो एक नया भी जाने कि हाइड्रा में भी क्या होता है, ईस्ट देखने को मिलता है। हाइड्रा क्या होता है, इस तरह का ऑर्गेनिज्म है, इस तरह का, ठीक है, कई कलर में चमकता है। और ये क्या होता है, अलग अलग टूट करके अलग अलग बर्ड से निकल करके क्या होता है, एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करने लगता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द्विखंडन अथवा बहुखंडन को समझाएं। द्विखंडन कहने का मतलब क्या है, मतलब 2 बार, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का 2 बार पार्ट में बट जाना, 2 अलग अलग पार्ट में बट जाना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विखंडन कहेंगे, ठीक है। और बहुखंडे का कहने का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म है जो एक नए
जीव का निर्माण कर लेता है। मतलब एक जीव का, ये सिंपली ऐसे समझें कि ये ऑर्गेनिजम्स है, ये दो पार्ट में बट गया द्विखंडन, और ये ऑर्गेनिज्म एक कई पार्ट में बट गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुखंडन। तो द्विखंडन के बारे में कि और किसमें होता है, ये अमीबा में अक्सर देखने को मिलता है, और जो बहुखंडन होता है वो प्लेज्मोडियम में देखने को मिलता है। तो द्विखंडन की अगर बात करें, द्विखंडन में क्या है कि अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें कोई एक कोशिका के जीव दो छोटे और लगभग समान भाग में बट जाता है। होता है कि ये क्या होगा, दो यहाँ पे जो कोशिका न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस पहले दो समान भाग में बटेंगे, उसके बाद क्या होगा, ये दोनों बट जाएंगे, तो इसी को हम लोग बोलेंगे द्विखंडन कहेंगे। और निर्धारित तल से होता है, मतलब एकदम बीचे बीच पार्ट से इसका निर्धारण होता है, दो अलग अलग पार्ट में बट गया। जैसे कि क्या होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है, क्या होता है, बाइनरी फिजन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या होगा, अलैंगिक क्या है, द्विखंडन अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें कोई भी कोशिका जीव क्या होता है, दो अलग अलग पार्ट में बट जाते हैं, उसे हम लोग द्विखंडन कहते हैं। जैसे क्या, अमीबा और पैरामीशियम के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा कि अमीबा और पैरामीशियम में क्या देखने को मिलता है, हमको द्विखंडन देखने को मिलता है। और बहुखंडन की बात करें तो अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें कोई एक नए कोशिका जीव कई संतति में कोशिका में बट जाता है, बहुखंडन कहलाता है। इसीलिए प्लाज्मोडियम जो वाइवैक्स होते हैं, प्लाज्मोडियम जो मलेरियल परजीवी होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, वो क्या होते हैं, किसी भी शरीर की संतति में घुसते हैं तो वहाँ पर मल्टीपल ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देते हैं, और जिससे बहुत जल्दी लोग बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, क्या होगा, कोई जैसे कि जनक अमीबा में भी होता है, जैसे कि क्या होगा, सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा, कोशिका द्रव में घुसेगा, और यहाँ पर केंद्रक में क्या बहुत सारे इसका न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, और इतना सारा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा तो क्या होगा, जितना भी न्यूक्लियस होगा सब अलग अलग पार्ट में बट करके एक नए ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, अमीबा में भी, हम लोग तभी पिछली क्लास में भी, पिछली स्लाइड में ये बात बोले, अमीबा में भी ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो मल्टीपल फ्यूजन देखने को मिलता है, और जितना अलग अलग हो उतना अलग अलग एक नए संतति का निर्माण कर लेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑयस्ट्रस साइकिल और ऋतुस्राव और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या फ़र्क होता है। तो ऑयस्ट्रस साइकिल हम लोग बोलेंगे, ऑयस्ट्रस साइकिल जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक स्तनधारी मादा में प्रजनन में होता है। तो हम लोगों ने अभी पिछली स्लाइड में यही पढ़ा कि जैसे कि गाय होता है, भैंस होता है, बकरी, इन सब चीज़ों में क्या होता है, मचक्र देखने को मिलता है। मतलब क्या, कोई भी मादा स्तनधारी है जिसमें पाए जाने वाला एक चक्र होता है, तो ये क्या होता है, लैंगिक जब भी कोई ऑर्गेनिज्म क्या लैंगिक के रूप में परिपक्व हो जाता है, कोई भी इस तरह के जानवर मादा स्तनधारी, तो उसमें क्या मधचक्र देखने को मिलता है। ठीक है, और ये तब तक चलता रहता जब तक कि कोई गर्भधारण ना कर ले। जैसे कि लिखा है मधचक्र के बारे में, लिखा ऑयस्ट्रस साइकिल के बारे में लिखा है, मधचक्र गैर प्राइमेट स्तनधारी के मादाओं में प्रजनन चक्र में होता है। जिस तरह उसमें महिला में ऋतुस्राव होता है, इसमें क्या होता है, प्रजनन चक्र के दौरान, इसको हम लोग बोलते हैं मधचक्र कहते हैं। मधचक्र दो प्रवस्था में बांटा जाता है, कामोत्तेजना प्रवस्था और गैर कामोत्तेजना प्रवस्था। उसको दो प्रवस्था इसमें डाला है, कामोत्तेजना प्रवस्था और गैर कामोत्तेजना। तो ठीक है, एक जनरली है और एक कामोत्तेजना का। अब कामोत्तेजना प्रवस्था की बात अगर करें तो क्या होता है कि इसके दौरान क्या होता है, गर्भधारण नहीं होता है। क्या होता है, गर्भाशय अंतःस्तर इंडोमेट्रियम में पुनः ऑब्सेशन हो जाता है। मतलब इसमें गर्भधारण नहीं होता, सिर्फ ऐसे ही के लिए कोई भी गाय बकरी के में पेट में ऐसे ही होने लगता है। तो उसमें क्या, कामोत्तेजना प्रवस्था के दौरान यदि गर्भधारण नहीं होता, मतलब नहीं होगा, क्या होगा, गर्भाशय नहीं होगा, और फिर वो खत्म हो जाएगा, पूरा ऑब्सेशन हो जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब सिंपली बात है, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है। मधचक्र में ये सिर्फ कामोत्तेजना प्रवस्था के दौरान मादा मैथुन क्रिया करती, और क्या होती है, मैथुन क्रिया जब करेगी तो फिर क्या होगा, एक नए चीज़ का, नए ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करने में सहायक होने लगती है। बस यही बात है। ठीक है, और अगर इसकी हम बात करें कि ये कितने दिनों में होता है, ये समझ लें कि ये चीज़ 17 से 24 दिनों में लगातार फिर भी बार बार होने लगता है। जैसे कि महिलाओं में 27 दिन के बारे में पढ़ते हैं, 27 दिन एक महीना के अंदर में, 24 से 25 दिन के अंदर में होता है। इसी तरह इसमें क्या है, हर लगभग 17 से लेकर के 24 दिन के अंदर या 20 दिन या 21 दिन के अंदर ये मधुचक्र देखने को मिलता है। ठीक है, अब ऋतुस्राव की बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो क्या होता है, ऋतुस्राव चक्र प्राइमेट स्तनधारी, बंदर, लंगूर, मानव आदि देखने को हमको मिलता है। किसमें होता है, प्राइमेट्स में होता है। स्तनधारी प्राइमेट जो भी है, उसमें जो दूध पिलाते हैं बच्चों को, उसमें जो भी है उसमें देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल या ऋतुस्राव के नाम से भी जानते हैं। अब ऋतुस्राव क्या 4 अवस्था में, ऋतुस्राव प्रवस्था, प्रवर्धन प्रवस्था और अंडोत्सर्ग प्रवस्था और स्रावी प्रवस्था।
तो अब यहाँ क्या है, ऋतुस्राव चक्र में गर्भधारण की अनुपस्थिति में एक आवर्ती अवधि में टूटे गर्भाशय के अंत से स्तर से योनि मार्ग से स्राव होता है। कहाँ स्राव होता है इसके बारे में लिखना। ये क्या है, इसमें चार स्टेज होते हैं और ये कहाँ से निकलते हैं, योनि से निकलते हैं, महिलाओं के योनि से निकलते हैं, मादा के योनि से निकलते हैं। ऋतुस्राव चक्र में सिर्फ ऋतुस्राव प्रवस्था को छोड़कर मादा किसी प्रवस्था में मैथुन क्रिया कर सकते। इस क्रिया को छोड़कर जो ऋतुस्राव चक्र होता है, स्टार्टिंग प्रवस्था को छोड़ करके जो मादा होती है वो किसी प्रवस्था में अपना मैथुन की क्रिया मतलब पुरुष के साथ वो चीज़ कर सकती है। ठीक है, अब बात मतलब सिंपली इसके बारे में लिखना था हम लोगों को, सिर्फ मतलब क्या है 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, थोड़ा थोड़ा हम लोगों को लिखना था, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो हम लोगों को बहुत लंबा नहीं लिखना, बस थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, जितना हमारे लिए काफ़ी है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लोन या पुंजक की परिभाषा पूछ रहा है। ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड ने कई बार पूछा और एक पुंजक के एक एक लाभ और एक एक हानि के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि क्लोज और पुंजक की परिभाषा के बारे में अगर बात करें तो क्या है कि उत्तर जैसे कि कहते हैं कि पहली बात क्लोन और पुंजक जो बात होती है दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। क्या है, एक ही चीज़ है, सेम टू सेम, मतलब एक ही जनक से उत्पन्न तथा अकारी या अनुवांशिक रूप से समान जीव क्लोन कहलाते हैं। मतलब ये समझ लो कोई भी और ये चीज़ हमको अलैंगिक जन्म जब भी होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा, जो जीव का निर्माण होगा क्या होगा, सेम टू पेरेंट के सेम टू सेम देखने को मिलेगा, गार्जियन के देखने सेम टू सेम देखने को, सॉरी गार्जियन तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं जो भी उसका पेरेंट होंगे, जो भी उसका मदर सेल होंगे उसके सेम टू सेम देखने को मिलेगा। और समान जीव क्या कहेंगे, क्लोन कहते हैं। यहाँ पे आगे भी लिखा, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आपस में एक दूसरे को क्लोन होते हैं। जैसे कि ईस्ट की बात करें, अमीबा की बात करें, आपस में एक दूसरे को सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन। लेकिन लैंगिक जनन में कोई भी क्लोन जैसी चीज़ देखने को हमें नहीं मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन किसे कहेंगे। फर्टिलाइजेशन किस में बोलेंगे, जब भी मादा और मेल और फीमेल मिल करके एक नए ऑर्गेनिज्म निर्माण करेंगे तो जो भी बनेगा तो वो क्या होगा, जो प्रोसेस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहेंगे। जैसा कि लिखा है, नर व मादा युग्मकों के संलयन से बने युग्मनज की बनने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। इसे युग्मक संलयन भी कहा जाता है। क्या कहेंगे, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मकों के संलयन जब मिलेंगे और जब युग्मनज बनेगा, मतलब जब जायगोट बनेगा, नर युग्मक और मेल गेमीट और फीमेल गेमीट, ऐसे कह सकते हैं, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट जब एक साथ मिलेंगे, जब ये बनेगा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, जो प्रोसेस होता है इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहेंगे। जैसे लिखा है, नर व मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। इसे युग्मक संलयन भी कहा जाता है। ठीक है, अब निषेचन क्या 2 प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। क्या होता है, बाह्य निषेचन एक्सटर्नल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे गलत लिखा है या इंटरनल होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जीर्णावस्था से क्या समझते हैं। जीर्णावस्था कहते हैं सेंसेंट फेज, मतलब ये समझ लो कि प्राकृतिक मृत्यु या कहने के मतलब ऐसा फेज जो लोग खत्म हो जाए, इसमें संरचना रूप में नष्ट हो जाए, सेंसेंट फेज कहते हैं। अब यह है कि ये फेज कब आएगा, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है, कोई भी जब पुरुष हो महिला हो, कोई भी लोग बड़ा होता है और धीरे धीरे क्या होता है, उसका एक ऐसा फेज आता है जहाँ पर उसकी मतलब सेक्सुअल पावर ख़त्म हो जाती है और 7-8 दिन के बाद वो लोग ख़त्म हो जाते हैं, लोग डेथ कर जाते हैं। तो सेंसेंट फेज ऐसा फेज है जबकि क्या है, ये फेज कब आता है, जब भी प्रजनन प्रवस्था के बाद आता है। ऐसा नहीं कि लोग पहले ही मतलब उस बूढ़े वाले उस फेज में आ जाएगा जहाँ पर उसको कैपेबिलिटी नहीं रहेगी कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें, और बाद में रिप्रोडक्शन फेज आएगा। तो पहले क्या है कि ये कोई भी प्रजनन की क्षमता के पश्चात जीवों की प्राकृतिक मृत्यु होती है। इसी अवस्था में जीव कार्य की संरचना रूप में नष्ट हो जाते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म का मर जाना ही अवस्था को ही हम लोग कहते हैं जीर्णावस्था के नाम से जानते हैं। सिंपली लिखा है, क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड ने, कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछा है। और हमारा एक जो वेजिटेटिव क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन जो होते हैं, अलैंगिक जनन के विधियां कौन कौन सी होती है, जिसको हमको बारे में लिखना है बस। ऑब्जेक्ट 2 मार्क्स का सवाल पूछता है कि अलैंगिक जनन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि को कई मतलब 5 या 6 विधि के बारे में बताइए, 2-2 लाइन में बताइए। तो अलैंगिक जनन पर लिखेंगे, अलैंगिक जनन वह विधि जिसमें एकल संतति क्या होती है, उत्पत्ति, मतलब एक ही कोई ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट करेगा, अलैंगिक जनन कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, विखंडन हम लोग पढ़ें। पहला विधि क्या है, जो विखंडन क्या होता है, फ्यूजन होता है 2
दो बराबर ऑर्गेनिजम्स है वो बार बार में दो बराबर पार्ट में बढ़ जाता है, विखंडन कर जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विखंडन विधि, फिजन कहते हैं। और खंडन विधि क्या है, कोई भी चीज़ों को फ्रेगमेंट करके टूट जाता है, जैसे कि किसी की पत्ती टूट गया, किसी का हम डल्ली काट के ज़मीन में गाड़ करके गाड़ दिए तो नए पौधे निकल गए, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। बडिंग कहने का मतलब, तीसरा क्या है, बडिंग और मुकुलन कहने का मतलब है कि क्या बड के फॉर्म में कोई ऑर्गेनिज्म का एक आउटग्रोथ निकला और वो नए बड़े होकर के नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लिया, धीरे धीरे क्या हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मुकुलन की विधि, धीरे धीरे नए ऑर्गेनिज्म बन गया। अब पुनरुद्भावन मतलब रीजनरेशन करने का मतलब है कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसका बीज पास से कट गया, कट करके ज़मीन में गिरा रहा और फिर वो रीजनरेट कर गया, नए ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन दोनों एक ही तरह की लगभग सेम टू सेम देखने को मिलती है, लेकिन क्या रीजनरेट कर जाती है, पुनरुद्भावन विधि कहलाते हैं इसको। कायिक परिवर्धन का वेजिटेटिव प्रोपागेशन का भी वही मतलब है कि कोई पत्ती का कोई पार्ट हो, कोई पौधे हो या भी कोई स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हो, वो टूट करके कट गए, नए ऑर्गेनिजम्स का निर्माण किया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे, उसी के बॉडी से। और ये सारा क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो भी पढ़ा, हम लोगों ने लगभग 40 क्वेश्चन पढ़े, जिसमें से क्या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और साथ साथ हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व भी किया। ये क्वेश्चन ऐसे समझ लें कि बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति की इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहला चैप्टर जो है जीवों में जनन वाला जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर से बेसिकली क्या होता है, बिहार बोर्ड जो होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछते, इसलिए हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिया। आप लोग अगर चाहते हैं अच्छे मार्क्स गेन करें तो आप इस चैप्टर को, इस जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से सॉल्व करें। आप लोग उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा। जो जीवों में जनन है, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। बाय बाय।